Hello bachcho, let's read the question. So question says that if for one molar solution of each of the compound, maximum freezing point will be assuming complete ionizations in each case. तो अगर इनका सबका कंप्लीट आयनाइजेशन हो जाए और वाटर में डिसॉल्व कर दे तो मुझे पता है कि वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डेल्टा टी नॉट एफ लिखा जाता है 0 डिग्री सेल्सियस जब ये प्योर वाटर होता है, प्योर वाटर। अब मान लो वाटर में इन सॉल्ट को डिसॉल्व कर दिया तो क्या होता है, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, तब उसे हम कहते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, क्योंकि वाटर में हमने सॉलिड ऐड कर दिया तो सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम हो जाता है, जिसे डेल्टा टी एफ कहते हैं, जो कि लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस होता है वाटर के केस में, जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो इसे कहा जाता है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो डेल्टा टी एफ लिखा जाता है किसके इक्वल, वांट ऑफ फैक्टर इनटू मोलालिटी इनटू केएफ। केएफ वाटर के लिए डिफाइन करते हैं, तो वाटर सभी केस में तो केएफ कांस्टेंट बन गया, और 1 मोलर सभी का सॉल्यूशन है तो ये भी कांस्टेंट, तो आई सी वेरिएबल है वांट ऑफ फैक्टर। और यहाँ पे क्या लिखा जाता है, ये लिखा जाता है टी नॉट एफ माइनस ऑफ टी एफ इज इक्वल टू आई टाइम्स ऑफ एम के एफ। तो यहाँ से साफ साफ दिखा जा सकता है कि टी एफ जो कि आपका सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट है, यही हमें निकालना है। ये किसके किलो का, इसको राइट साइड लेके जाते हैं तो ये टी नॉट एफ में से सब्ट्रैक्ट हो जाता है एम के एफ इंटू ऑफ आई। तो आई का वैल्यू जितना ज्यादा हाईएस्ट होगा टीएफ उतना ही कम होगा, तो फ्रीजिंग पॉइंट कम आएगा, और आई का वैल्यू जितना लोएस्ट होगा टीएफ उतना ही हाईएस्ट आएगा, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन है। तो यहाँ कह सकते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल का कॉन्सेप्ट है। अब आई होता है क्वांटम फैक्टर, जिसका फॉर्मूला होता है आयोनाइजेशन के लिए 1 प्लस ऑफ एन माइनस वन इंटू अल्फा, और 100% आयोनाइजेशन है मतलब अल्फा 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका 1 प्लस ऑफ एन माइनस वन, तो एन के इक्वल। एन क्या होता है, नंबर ऑफ आयन आफ्टर डिसोसिएशन यानी आयोनाइजेशन। जैसे ऑप्शन ए की बात करते हैं, ऑप्शन ए जैसे आप वाटर में डिसॉल्व करोगे आयनाइज हो जाएंगे, और 100% आयनाइजेशन है तो कंप्लीट आयनाइज होके क्या बन जाएगा आपका, ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जो है, ये तो इसके अंदर जो स्क्वायर ब्रैकेट में है ये ब्रेक नहीं होगा, ये एवरेज रहेगा, इसे कहता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर। इसके बाहर जो आयनेशन स्फीयर है ये वाला, ये ब्रेक हो जाते हैं आयंस में। तो यहाँ पे कितना आयंस मिले, 3 और 1 4, 4 आयंस है, तो क्वांटम फैक्टर कितना हो जाएगा, एन के इक्वल नंबर ऑफ आयन मतलब 4 बन गया। बी की बात करते हैं, बी में क्या आपके पास FeH2 में हॉल 5 है और क्लोरीन है, और साथ में बाहर में क्या आपके पास Cl2 वाटर। तो यहाँ पे +2 होगा, ट्वाइस ऑफ Cl नेगेटिव होगा, वाटर ब्रेक नहीं होते, जो आयंस होते हैं एनायन वही ब्रेक होते हैं आयंस में। ठीक है, ध्यान रखे, वाटर ब्रेकिंग नहीं होगा। तो टोटल यहाँ पे 3 आयन मिलेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, क्वांटम फैक्टर 3 आ जाएगा। सी की बात करते हैं, तो सी में क्या आ जाएगा, तो सी में आपके पास एक ही क्लोरीन है बाहर आयनेशन स्फीयर में, तो उसका एक ही क्लोरीन ब्रेक होगा, बाकी आपके पास ये 4 और Cl2 है, पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, वाटर का ब्रेकिंग नहीं होगा फिर से, तो आई आ जाएगा 2। डी की बात करते हैं, तो डी में तो बाहर में एक भी ऐसा आयंस नहीं है जिसको हम ब्रेक कर सकते हैं, तो ये 3 और Cl3 है। ठीक है, और डॉट ऑफ के आपके पास 3 टाइम्स ऑफ वाटर, तो यहाँ पे एक भी एनायन नहीं है, तो ये ऐसा ही रहेगा, तो इसके लिए वांटा फैक्टर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब वांटा फैक्टर जितना मैक्सिमम फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही कम। ठीक है, मैक्सिमम के लिए इसके लिए, और वांटा फैक्टर जितना कम होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट उतना ही मैक्सिमम आएगा, मैक्सिमम आएगा। सो दैट मींस ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. So I hope you understood it well. All the best.